नमस्कार दोस्तों, रामनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो शिवांगन पब्लिकेशन के द्वारा पेपर थ्री के लिए जारी किया गया है। पेपर थ्री की यदि बात करें हम लोग, तो पेपर थ्री में टोटल 150 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा सामान्य अध्ययन से, 20 क्वेश्चन रहेगा सामान्य विज्ञान से, 20 क्वेश्चन रहेगा आपका मैथ से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस से, और 40 क्वेश्चन आपको रहेगा झारखंड राज्य से। तो टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा पेपर थ्री के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो शिवांगन पब्लिकेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट वन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। तो श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है। ठीक है, ये जो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, ये श्रीलंका की विधायिक राजधानी है। यदि हम लोग श्रीलंका की कार्यकारी और न्यायिक राजधानी की बात करें तो वो कोलंबो है। ठीक है, श्रीलंका की यदि मुद्रा की बात करें तो श्रीलंका की मुद्रा जो है वो श्रीलंकाई रुपया है, और वहाँ का जो भाषा है सिंहली भाषा है और तमिल भाषा है। यदि श्रीलंका का हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री वहाँ अभी फिलहाल में दिनेश गुणवर्धने हैं, और वहाँ का जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंघे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। ठीक है, 4 फरवरी को इसलिए मनाता है कि 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 4 फरवरी को मनाता है। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा जोंखा है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ था। ठीक है, तो 100वां प्रसारण जो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 30 अप्रैल 2023 का हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 2023 का हुआ था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ था। तो पहला प्रसारण 3 अक्टूबर 2014 का हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा कि पहला प्रसारण कब हुआ था, तो 3 अक्टूबर 2014 का। ठीक है, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस स्टार्टअप ने आज़ादी सैट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है। ये स्टार्टअप कंपनी के बारे में पूछ रहा है। तो वह स्टार्टअप का नाम है स्पेस किड्स इंडिया, जो कि चेन्नई में स्थित है। चेन्नई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है, वहाँ का मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और राज्यपाल R.N. रवि हैं। ठीक है, तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हो, मुंडारी, निकोबारी, खासी, खड़िया भाषा किस समूह से संबंधित है। तो ये ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। यानी कि वो हवाई अड्डा को अभी बनाया जा रहा है। तो भारत का जो पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा जो कि निर्माणाधीन है, वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है, जिसका नाम है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। तो छठा का जो आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ हैं, और वहाँ का जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। तो याद रखिएगा, तो 6 का जो आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा, उत्तर प्रदेश। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया था, और 6 वर्ष के बाद, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसके बाद इनको सिद्धार्थ से बुद्ध नाम इनका रखा गया। ठीक है, तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। यानी कि 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा। यानी कि तारिक ए फिरोज शाही के जो लेखक थे शमशेर सिराज अफीक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि
ऑप्शन बी को देखें यदि, जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी ने फतवा ए जहांदारी लिखा था। अमीर खुसरो की बात करें तो इन्होंने तुगलकनामा लिखा था। इब्न बतूता की बात करें तो इनका बहुत फेमस बुक है रेहला, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि रेहला के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता है। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये है। तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है, शम्स सिराज औफीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को, ठीक है, किस नाम से जाना जाता था। तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो मंत्री परिषद होते थे उनको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देखिए अष्टदिग्गज भी दिया हुआ है। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अष्टदिग्गज जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि हुआ करते थे, ठीक है, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। शिवाजी का पूछ रहा है, तो शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता है, तो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है, यानी कि 9 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास, ठीक है, भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा आनंद मठ हो जाएगा। अब आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, ठीक है। और जो आनंद मठ है इसको जो है बंगाली साहित्य का बाइबिल भी कहते हैं, ठीक है, बंगाली देशभक्ति का बाइबिल। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है कि बंगाली देशभक्ति का बाइबल किसे कहा जाता है, तो आनंद मठ को कहा जाता है। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ये कौन सी भाषा में पुस्तक लिखी गई है, ये भी एग्जाम में आया था, तो वो बंगाली भाषा में लिखा हुआ था। तो ये भी याद रखिए कि आनंद मठ कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो बंगाली भाषा में लिखी गई थी। तो 10 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यदि हम लोग 11 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, ठीक है। मद्रास जो आज के तमिलनाडु के नाम से हम लोग जानते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है MK स्टालिन है, ठीक है, और वहाँ का जो राज्यपाल है RN रवि है। तो 11 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो सागा दावा जो बौद्ध त्यौहार है यह सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो वहाँ का राजधानी गंगटोक है और वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग है और वहाँ का जो राज्यपाल अभी हैं लक्ष्मण आचार्य जी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला हुआ है। तो भारत के मुख्य भूमि का जो अक्षांश जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो झीलों के अध्ययन को हम लोग लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, ठीक है। तो हम लोग ब्यास की बात करें, झेलम और रावी, ये तीनों नदियों का जो जल का जो स्रोत है वो भारत में है। बाकी जो ब्रह्मपुत्रा है इसका जो जल का स्रोत है ये तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत में, तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। तो इसका 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है। तो झूम कृषि अधिकतर हम लोगों को पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है। तो यहाँ मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पर झूम कृषि देखने को मिलती है। झूम कृषि का मतलब क्या होता है कि वहाँ जंगलों की कटाई की जाती है और लकड़ियों के जला करके उस जगह पर खेती की जाती है। जब तक से वहाँ पे उर्वरता बना रहता है तब तक लोग खेती करते हैं, बाकी 2 से 3 साल के बाद फिर वो लोग उसको छोड़ देते हैं। तो झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडारण में से एक माने जाने वाले तुम्मलपल्ले, ठीक है, तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो तुम्मलपल्ले जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तुम्मलपल्ले किस राज्य में है, तो तुम्मलपल्ले आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी हैं और यहाँ का जो राज्यपाल है अब्दुल नाजिर हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़े यूरेनियम भंडारण में से एक जो तुम्मलपल्ले ये जो जगह है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था। ये प्रभावी हुआ पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, पूछ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था प्रभावी, वो आपको 16 फरवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 11 दिसंबर, ठीक है, 1997 को हुआ था। जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन हुआ था। क्योटो, ये भी आता है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों से निपटने के लिए इस प्रोटोकॉल को किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था, तो 2005 में हुआ था। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है। तो भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जो है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले शुरू की गई थी, यानी कि पहले किस देश में शुरू की गई थी, तो ये अपना देश भारत में। कब की गई थी, तो 2005 में की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं, तो इसको डंपिंग कहते हैं, ठीक है। तो 21 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि देश में कौन सी 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, तो 1966 से लेकर के 1969 के काल को, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर के 56 तक, दूसरी 56 से लेकर के 61 तक, और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से लेकर के 1966 थी, ठीक है। उसके बाद 3 वर्षों के लिए, ठीक ना, 3 वर्षों की अवधि के लिए योजना अवकाश लाया गया था, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है। तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत सरकार 1900 अधिनियम की यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत सरकार अधिनियम में टोटल कितने अनुच्छेद थे। तो भारत सरकार अधिनियम में टोटल जो अनुच्छेद थे वो 321 थे, 10 अनुसूचियाँ थी और 14 भाग थे, ठीक है ना। ये जो 23 का जो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की जो गारंटी जो अनुच्छेद देता है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक देता है, यानी कि 24 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, तो वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 से हम लोग देखते हैं। 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये लागू कब हुआ था, तो लागू हुआ था 24 अप्रैल, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के जो लेखक हैं वो किरण बेदी हैं, ठीक है, किरण बेदी की बात करें तो ये पहली महिला IPS अधिकारी हैं जो 1972 में, ठीक है, ज्वाइन की थी, ठीक है, 1972 में IPS अधिकारी बनी थी। और ये जो 1916 से लेकर के, ठीक नहीं 2016 से लेकर के 2021 तक, ठीक है, ये पौंडीचेरी यानी पुदुचेरी का 24वें उपराज्यपाल भी थी, ठीक है। तो इसका आंसर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर
28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो रोजर फेडरर जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। रोजर फेडरर की बात करें तो ये आपको स्विट्जरलैंड के निवासी हैं, ठीक है। तो ये भी याद करें, ये भी डायरेक्ट आ जाता है कि रोजर फेडरर किस देश से हैं, तो स्विट्जरलैंड से है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 से हुई थी। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 कह रहा है क्वेश्चन, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सामान्य अध्ययन का 30 क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान का, जो कि 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान की 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा के परिचालक है। तो बुरा कह रहा है तो क्या है, शीशा है। यानी कि अच्छा, सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो आपको चांदी होता है, सिल्वर, ठीक है, तांबा और एल्युमिनियम। यानी सबसे बुरा चालक कौन सा होता है, तो शीशा हो जाता है। यानी कि 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि प्रकृति में सबसे अधिक सशक्त बल कौन है। तो प्रकृति में सबसे अधिक सशक्त बल है वो नाभिकीय बल है, ठीक है। 32 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सबसे वीक बल कौन सा है, यानी सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो गुरुत्वीय बल है, ठीक है। तो याद रखिएगा 32 का यदि आंसर की बात करें तो 32 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 34 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि प्राश्रव तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। तो प्राश्रव तरंग की जो आवृत्ति होती है वो 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। 20 किलोहर्ट्ज नहीं 20, इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है, ठीक है। वो दिया है 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर, बी आंसर जो दिया है, जो कि गलत है। 34 का आंसर ये होगा। यदि हम लोग प्रस्रव तरंग की बात करें तो 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है। यदि अवस्रव की बात करें यानी इंफ्रासोनिक की बात करें तो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है इंफ्रासोनिक, ठीक है। और डीबोल के यानी कि स्रव की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक उसका जो फ्रिक्वेंसी होती है। और प्राश्रव यानी कि आपको प्राश्रव की बात करें यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रिक्वेंसी कितना होता है, तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 18 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा है, तो उसका संवेग क्या होता है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग गुणे द्रव्यमान होता है। जो मीटर पर सेकंड क्या है, ये वेग है, तो वेग गुणे द्रव्यमान यानी कि 18 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 1000 ओम होता है। 1000 ओम की बात करें यानी कि 10 के पावर 3 ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है कि जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। तो जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का जो परम स्रोत है वो है आपका जल की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। जल की गतिज ऊर्जा के ऊर्जा से ही मतलब कि जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा बनती है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है किसी तत्व का, ठीक है, किसी तत्व का परमाणु का क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान की संख्या कितनी है, 36 है माइनस 17। तो 36 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धता प्रूफ कितना होता है, तो 24 कैरेट, ठीक है। तो आंसर 39 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्वारेजिया को प्रयोग करते हैं। एक्वारेजिया की बात करें तो इसमें 3 पार्ट HCl होता है, ठीक है, और प्लस 1 पार्ट जो होता है HNO3 होता है। तो ये भी डायरेक्ट आ जाता है कि एक्वारेजिया में कितने पार्ट HCl और कितने पार्ट HNO3 होता है। तो 3 पार्ट HCl होता है और 1 पार्ट HNO3 होता है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्कृष्ट धातु वे धातुएं होते हैं जो जल और ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे में हो गया गोल्ड हो गया, रजत हो गया, रोडियम हो गया और पैलेडियम हो गया, ठीक है। यानी कि 40 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। तो एलपीजी का जो प्रमुख घटक है वो ब्यूटेन होता है। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 41 का आंसर डी हो जाएगा। एलपीजी में, ठीक ना, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, मगर सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है। तो 41 के क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हमको 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का जो नाभिकीय रिएक्टर में जो प्रयोग किया जाता है वो विमंदक के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। तो 42 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है लगभग 65% पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें तो 9.5% पाया जाता है। कार्बन जो है, कार्बन की मात्रा 18.5 पाया जाता है और नाइट्रोजन 3.2 पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो कि 65% के आसपास पाया जाता है। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है। तो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से किसी खिलाड़ी को हम लोग देखते हैं, अगर क्रिकेट मैच या कोई मैच देखते हैं तो ग्राउंड में, ठीक है, तो उन लोगों का जो पानी के तौर पे जो आता है, जो लिक्विड आता है, ठीक है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जैसे शहद से में मिलती है, केला में भी मिलती है। हम लोग अधिकतर देखते हैं खिलाड़ियों को केला खाते हुए, ठीक है, ग्राउंड में। तो इसका 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, ठीक है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों को अवरुद्ध हो जाना, ठीक है। अब 45 का स्क्लेरोसिस देखिए, धमनियों में जब कोलेस्ट्रॉल एकत्र हो जाती है, ठीक है, तो धमनियाँ क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो 45 का क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है। तो बीटा कोशिका से होती है, ठीक है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्न 3 आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। तो ये हो जाएगा रिड्यूस, ठीक है, रीयूज और रिसाइकिल, ठीक है। तो 47 का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य में निद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका सीसी मक्खी, ठीक है। अफ्रीका में इसको क्या ना किस नाम से जानता है, बेस्ट गेम वार्डन, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, बेस्ट गेम वार्डन अफ्रीका में किसे जानता है, तो सीसी मक्खी का। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 49 देखते हैं। क्वेश्चन 49 कह रहा है त्वचा पर बाल। तो त्वचा पर जो बाल होता है मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो समुद्री खरपतवारों में निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमन वेयर कहा जाता है। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि संसार का पहला गणन यंत्र है। संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है। तो संसार का जो पहला जो गणन यंत्र है वो अबेकस है। 92 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। तो वह स्कैनर है, ठीक है। स्कैनर वह उपकरण है जो भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। 93 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 देखते हैं। 94 कह रहा है कि VGA का पूर्ण रूप क्या है। तो VGA का पूर्ण रूप होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बीट होती है।
ठीक है। एक निबल में 4 बीट होती है और एक बाइट में 8 बीट होती है, ठीक है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है, तो त्वरित मरम्मत को पैच कहा जाता है। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार को बदल दिया है। तो इन्फॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ICT। 100 का आंसर ये हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है कि सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था। तो सबसे पहले इंटरनेट का जो नाम था वो था अर्पानेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटरनेट का जो नाम था अर्पानेट था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मुफ्त इंसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर के तैयार किया था। वो विकीपीडिया है। 102 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि विंडोज 10 में निर्मित ब्राउज़र कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है। विंडोज 10 में निर्मित ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है। तो ये वर्ड है, MS वर्ड, ठीक है। तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि एक व्हिसल ब्लोअर की वेबसाइट विकीलीक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। वो कहाँ के रहने वाली है, कहाँ की संस्था है, तो आइसलैंड में स्थित। कहाँ की संस्था है, वो आइसलैंड की संस्था है। 105 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर डैश फंक्शन कुंजियाँ होती है। यानी कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने फंक्शन कुंजियाँ होती है, तो टोटल 12 होती है। 106 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है तो मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, ठीक ना, पिक्सल पास हो जाता है। रिजोल्यूशन जितना ही उसका अधिक होगा उसका जो पिक्सल है वो पास हो जाता है। यानी 107 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 108 कह रहा है, 108 कह रहा है कि ISDN का विस्तारित रूप क्या है। तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। 109 क्वेश्चन देखते हैं। 109 कह रहा है किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देने को क्या कहते हैं। किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देने को क्या कहते हैं, तो विंडो को मिनिमाइज करना, ठीक है। 109 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग में कार्य करते समय Alt F4 दबाने पर क्या परिणाम मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन में कार्य करते समय, ठीक है, Alt F4 दबाने पर क्या परिणाम होगा, तो एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे झारखंड से संबंधित, ठीक है, टोटल 40 प्रश्न। झारखंड से संबंधित टोटल कितना प्रश्न है, 40 प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि हुंडरू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है। तो हुंडरू जलप्रपात से वो स्वर्णरेखा नदी गिरती है। क्वेश्चन नंबर 12 बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है 1964 में स्थापित किया गया था। ये भी पूछा था बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था। तो सोवियत रूस यानी कि उस वक्त का जो USSR जो था उसकी सहायता से, यानी कि सोवियत रूस यानी रशिया की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया गया था 1964 में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है। ठीक है, संरक्षित स्थान सबसे बड़ा कौन सा है, तो पलामू है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 113 का, ये हो जाएगा। पलामू अभ्यारण्य की बात करें तो इसका स्थापना 1976 में किया गया था, जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, 113 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है। तो हम लोग प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र जो है झारखंड का, तो टोटल 4 है, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा है। ठीक है, यानी कि आदित्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो जमशेदपुर में है, दूसरा बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो में है, तीसरा रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची में है, और एक जो चौथा है, ठीक है, वो है आपका संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, यानी कि आपका SPIADA, यानी कि संथाल परगना। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या वर्गीकृत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडारण में समृद्धि स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 115 का डी हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हजारीबाग में आमतौर पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो 116 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि निम्नलिखित में सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन थे। सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन थे। तो सरायकेला रियासत का जो आखिरी शासक थे वो राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है। तो ताना भगत आंदोलन से जो नेता जुड़े थे वो जतरा भगत। अब ये भी आ जाता है कि ताना भगत आंदोलन कब हुआ था। तो ताना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 में हुआ था। तो यह भी याद रखिएगा, ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था, तो 1914 में। ठीक है, 118 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था। यानी कोल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1931-32 में। ये भी याद है, कोल आंदोलन कब हुआ था, तो 1931-32 में हुआ था। किसने शुरू किया था, तो बुद्धू भगत ने किया था। तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 120 कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 121 निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। ठीक ना, तो कौन थे जो झारखंड के, तो बिस्मिल्लाह खान, ये धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, कुन्नू मुर्मू सब झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि बिस्मिल्लाह खान नहीं थे। तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 122 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि 18 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी, ठीक ना, संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी। ठीक ना, ये जो बिरजी थी वो किसकी पत्नी थी, जिसको 1942 में अंग्रेजों द्वारा गोली से उड़ा दिया गया था। ये जो पत्नी थी वो थी आपको हरिहर मिर्धा का। ठीक है, हरिहर मिर्धा की पत्नी थी जिसका नाम था बिरजी, जिसको 1942 में ब्रिटिश पुलिस के द्वारा गोलियों से मार दिया गया था, गोली मार दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था। ठीक है, 123 का जो आंसर हो जाएगा सी, नरसिंह सिंह। जामताड़ा का पूछ रहा है स्पेशल, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था, तो नरसिंह राय थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए कहा गया था। तो खरवार आंदोलन। ठीक है ना, खरवार आंदोलन के में बोला गया था किसी को कर नहीं देने के। तो खरवार आंदोलन हुआ कब था, तो 1874 में हुआ था। खरवार आंदोलन 1874 में। खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता किसने किया था, तो भागीरथी माझी थे खरवार आंदोलन का। तो इसका 124 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है। शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है, तो एक दर गया हूटा नृत्य में। ठीक है, 125 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है डैश विश्व प्रसिद्ध छाऊ नृत्य का गढ़ है, यानी कि छाऊ नृत्य का गढ़ कौन सा है? तो सरायकेला खरसावां। 126 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। 27 कह रहा है 127 कह रहा है झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो धोकरा जो है ये धातु शिल्प कला से संबंधित है। 127 का आंसर सी हो जाएगा। 128 क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? तो कुल मान्य जो अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है 32 है। 128 के क्या हो जाएगा? 128 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि संथाल जनजाति में कितने प्रकार का विवाह प्रचलित है? तो संथाल जो जनजाति है उसमें 8 प्रकार के विवाह प्रचलित है। ठीक है, उसमें जो सबसे सर्वाधिक जो प्रचलित है वो है किरिंग बापला। किरिंग बापला, ठीक ना, विवाह जो किरिंग बापला विवाह जो है संथाल जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित है। पर यहाँ पे पूछ रहा है संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो टोटल 8 प्रकार के प्रचलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव के पंचायत को चट्टी, ठीक है, 4 गांव के पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचौरा और 7 गांव की पंचायत को सतौरा कहा जाता है? तो एक खरवार जनजाति। ठीक है, 130 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि निम्न में से किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? तो नीर सुशंको कहा जाता है जदुर नृत्य को। 138 का क्या आंसर? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? तो नटुआ जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, नटुआ पुरुष प्रधान नृत्य है। तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 133 देखते हैं। 133 कह रहा है कि जाट जाटिन तथा भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो जाट जाटिन भकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन सावन कार्तिक के महीना में किया जाता है। तो 133 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड मेला, भुभुकदहा मेला, दोमुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो श्रावणी मेला, इस सब तपोवन मेला, इस सब का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देवघर में किया जाता है। 134 का आंसर क्या हो जाएगा? 134 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो मंडा पर्व जो है वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। मंडा पर्व वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जनजातीय भाषा के संबंध में सभी कथन सत्य है। जैसे भाषा के आधार पर यहाँ के जनजातियों को 2 वर्गों में रखा गया है, ऑस्ट्रिक यानी मुंडा भाषा और द्राविड़ियन। द्राविड़ भाषा वर्ग में कुड़ुख, उरांव और मालतू भाषाएं आती हैं। ठीक है, द्राविड़ भाषा समूह के उरांव और सौरिया पहाड़ी की जो मालतू भाषा है। अन्य सभी भाषाएं जो ऑस्ट्रिक भाषा समूह के यानी मुंडा भाषाएं में सम्मिलित है, यानी कि डी, यानी कि सारे के सारे कथन क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन क्या है? जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन क्या है? तो लोक कथाओं का सर्वाधिक प्रचलन है। ठीक है, जनजातीय साहित्य में लोक कथाओं का सर्वाधिक प्रचलन है। तो 137 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि निम्न में से किसे मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्व कोश कहा जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी को, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी को मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्व कोश माना जाता है। ठीक है, तो 138 का आंसर ये हो जाएगा। 139 कह रहा है पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए, ठीक ना, उपयुक्त जगह माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पुराणों के मुताबिक, ठीक है, झारखंड का वह कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो वैद्यनाथ मंदिर है। ठीक है, 139 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? तो जो हुडको जो झील है ये जमशेदपुर में स्थित है। 140 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? ठीक है, तो शिव मंदिर का जो निर्माण है ये पुरनमल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुरनमल के द्वारा किया गया था। 141 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं?
तो इसका उपयुक्त क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि 60 वर्ष या उससे अधिक वर्षों के वृद्ध, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के निराश्रित महिला, या 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग तथा HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति। इसका आंसर 42 का क्या हो जाएगा, सभी के सभी डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो वो जिला है खूंटी जिला। ठीक है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिला को पायलट जिला के रूप में चुना गया है, तो खूंटी जिला हो जाएगा। यानी कि 143 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 144 कह रहा है कि सोना सोबरन योजना का संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सभी के सभी कथन सही है। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी आदि दिया जाएगा। ठीक ना, इस योजना का लाभ वर्ष में 2 बार गरीब रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इसका जो आंसर 144 का डी हो जाएगा, यानी कि सारी की सारी कथनें सही है। चलिए 145 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि उस स्टेडियम के नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। ठीक ना, जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो 145 का आंसर क्या होगा, JSSC इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा 145 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे, तो वो थे तिलका मांझी थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तिलका मांझी। यदि तिलका मांझी की बात करें तो इनका जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को हुई थी। 1785 में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, जो तिलका मांझी का जो विद्रोह का जो केंद्र था वनचरी जोर भागलपुर के आसपास में था। ठीक है, तो इसका आंसर 146 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तिलका मांझी। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था। तो मुंडा विद्रोह का जो दूसरा अग्रणी नेता था वो गया मुंडा था। पहला पूछे तो बिरसा मुंडा, दूसरा गया मुंडा। गया मुंडा जो थे वो बिरसा मुंडा का सेना नायक थे। 147 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन चुने। तो इस कथन का क्या, सभी के सभी कथन सही, यानी कि डी हो जाएगा। इसे 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पेश किया था। तो झारखंड का भी वित्त मंत्री कौन है, तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव है। इस वर्ष कुल 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा बजट को हमीन कर बजट, ठीक है, हमीन कर बजट नाम दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट नाम दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 कह रहा है कि झारखंड के किस जनजातीय नेता का जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिरसा मुंडा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। बिरसा मुंडा की जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 150 क्वेश्चन 150 कह रहा है कि JSSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है, तो आदिवा ब्रांड को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।